पीई या वीसी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, तब तो हमको जस्टिफाई लगेगा ये, नहीं तो हम हमेशा लड़ाई करते रह जाएंगे बिटवीन एसएमई एंड द मेन बोर्ड. हाउ डू यू डील विद दो सिचुएशन व्हेन you know that these are expensive stock and I will not get access to the information in the first queue? How do you handle that? क्रिकेट के अंदर हम एक बैट्समैन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हर बैट्समैन के लिए अलग स्ट्रेटजी हो गई, हर बॉलर की अलग स्ट्रेटजी हो गई. तो स्टॉक मार्केट में फिर एक स्ट्रेटजी से काम क्यों करना? बुल मार्केट के लिए स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, बेयर मार्केट के लिए स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए. इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, स्टडी कीजिए, पैसा बनेगा 100%. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत. बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है. मल्टी बैगर, कोई बड़ा पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके कैसे कमा सकते हैं, आज उस पर चर्चा हो रही है. और हमारे साथ जुड़े हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक जी. हेलो प्रतीक. थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. कल आपके बारे में जाना, बट ये वाली बात तो रहेगी अपनी डिस्कशन करने की कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला क्या माजरा है. जी, तो जैसा कि विवेक जी 2022 में हम लोग 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे हमारी इंडिपेंडेंस. यस. तो हमने एक रिकॉर्ड बनाया, इट्स अ टीम रिकॉर्ड बेसिकली, कि हमने 24 घंटे तक नॉन स्टॉप स्पीच दी थी 313 डिफरेंट टॉपिक्स की. वाह. तो हमने एक ह्यूमन चेन बनाया था. ओके. जहाँ पे हमने अलग अलग फील्ड के लोगों को हमने इनवाइट किया. तो हमारी टीम में डॉक्टर्स थे, सीएस थे, इंजीनियर्स थे, आरजे, सिंगर्स, पेंटर्स. वैसी टीम की हमने डाइवर्सिफाइड एक कैटेगरी बनाई, जिसमें पर्पस यही था कि 75 इयर्स में इंडिया में क्या प्रगति हुई है वो हम लोगों को बता सकें. ओके. क्योंकि हमारी टीम जो थी वो इस इवेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर सर से मिली थी. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. ओह माय गॉड. तो सर ने हमसे पूछा था कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं 75th एनिवर्सरी पे कि हम दुनिया को बता सके कि हम सिर्फ एक सांप चरने वाले देश नहीं है, हम उससे भी बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं. तो फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, हम इस लाइन पे काम करते हैं. तो उन्होंने फिर एक टीम बनाई, टीम इकट्ठा की, और इस रिकॉर्ड में हमने यूएस, जर्मनी, चाइना, पोलैंड, ब्राज़ील जैसी टीम को हमने हराया. वाह. और आज प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हमने भी देश के लिए कुछ काम किया है और एक रिकॉर्ड इंडिया के नाम पर है आज. सही. वेरी गुड यार, एक्सीलेंट. तो इसका मतलब ये नॉलेज का ओरिएंटेशन आपके अंदर में जो अंदर घुसा हुआ है, जो आपने पढ़ाई लिखाई करके गेन किया है, या जो आपके आई थिंक हैबिट का पार्ट ही है, उसका आप अलग अलग तरीके से शोकेसिंग कर रहे हैं. मार्केट में आपके अलग चीज़ है और यहाँ पर आपने अलग तरीके से शोकेस. आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. जी. बिकॉज मैंने सपने में भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आएगी. या ये तो बहुत यूनिक है. मैंने भी इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था, अभी जो आप बोल रहे हैं इसके पहले मैंने सुना ही नहीं कि कभी ऐसा हुआ भी था. बट नाउ दैट यू आर सेइंग आई विल हैव टू सर्च मोर. बट दैट्स अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट. वेरी हैप्पी दैट इंडिया इज अगेन मेंशन्ड इन दैट इलस्ट्रेट लिस्ट ऑफ गिनीज रिकॉर्ड होल्डर्स. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड मूवीज भी जो आती हैं उनमें अगर इंडिया का कोई सीन आता है तो वो या तो ताजमहल दिखाता है या फिर गरीबी दिखाता है. तो कहीं ना कहीं जो फॉरेनर्स है उनमें एक परसेप्शन बन गया है कि इंडिया जो है वो या तो ताजमहल है या ये है. तो इस रिकॉर्ड का पर्पस ही ये था कि हम बता सके कि इंडिया इसके अलावा बहुत कुछ है और हर फील्ड में है, ऐसा नहीं कि एक सेक्टर के रिलेटेड ही. सही है. आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपने इतने सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग के साथ मिल के किया वो, तो वो डाइवर्सिटी दिखाता है कि नॉलेज इज़ नॉट जस्ट, क्योंकि जनरली इंडिया को एक सॉफ्टवेयर हब के रूप में ही माना जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जोन है. सफ़ेरों के बाद हम फिर सॉफ्टवेयर की तरफ आए, बट अब आप लोगों के कारण हम लोग और जाने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. तो चलिए अभी आज के वीडियो का टॉपिक में आते हैं, मल्टी बैगर. क्योंकि जो मैं अभी आपका कोर है बिजनेसेस को कंसल्ट करना, एसएमईज को कंसल्ट करना, उनको वैल्यू डिस्कवरी प्रोसेस के अंदर में हेल्प करना, प्लस साथ साथ में आपकी जो बाकी एसएमई इन्वेस्टमेंट्स है, छोटे इन्वेस्टमेंट्स है, उसको फैसिलिटेट करना. तो साइंस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ केस स्टडीज़ भी बताइए और हम लोग क्या सीख सकते हैं आपसे. डेफिनेट. तो मेरा मल्टी बैगर का मंत्रा जो है वो बहुत सिंपल है. उसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ मार्केट अपॉर्चुनिटी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ
प्लस PE री रेटिंग इज इक्वल टू मल्टी बैगर। ओके, अगर ये 3 पैरामीटर्स हमारे साथ काम करते हैं, हमारे फेवर में काम करते हैं, तो मल्टी बैगर का होना ऑलमोस्ट सर्टन है। इसमें से अगर कोई 2 पैरामीटर भी आपके सही रहते हैं, कि मान लीजिए हमने सेक्टर सही पकड़ लिया और PE री रेटिंग नहीं भी होती है, लेकिन हमारी जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया अगर उसमें भी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है उस लेवल की, तो मोर और लेस हमें एक मल्टी बैगर मिल जाएगा। तो इस मंत्रा के थ्रू मैंने काम किया और आइडेंटिफाई किए। जैसे कि मैंने कल बताया था वीडियो में कि जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो वो यही बोलते थे कि पिछले 1.5-2 साल में इंडियन मार्केट में बेसिकली इस टाइप की तेज़ी आई है कि अब वैल्यू बचा नहीं है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। तो वो दिखाने के लिए मैंने एक ट्वीट की सीरीज शुरू की जहाँ पे मैं ये बता रहा था कि इंडिया में वैल्यू आज भी है। हम अगर इन्वेस्ट करना चाहें, ढूंढना चाहें तो आज भी है। तो कोशिश करूँगा मैं कि जो स्ट्रैटेजीज वर्क की हमारे लिए, उस स्ट्रैटेजी पे क्या हम आगे भी मल्टी बैगर्स ढूंढ सकते हैं। एब्सोल्युटली। कल मैंने वैसे वीडियो में डिस्क्लेमर दिया था, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि इनके साथ मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है और ये भी कुछ भी स्टॉक यहाँ मेंशन करेंगे आप मान लीजिएगा इनका पोजीशन है उसके अंदर, इनका या इनके फैमिली का, फ्रेंड का, तो आप कभी भी इनके जस्ट बोलने पे कुछ काम मत करेगा। इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। थैंक यू विवेक जी, आपने ये डिस्क्लेमर दे दिया। एंड प्लीज़ हम इसे एजुकेशनल के रूप में ही देखिएगा कि जो भी स्टॉक आइडियाज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, पर्पस नाम देने का सिर्फ यही है कि हम उसको कनेक्ट कर पाएँ। कि मैं कोई कंपनी बोल रहा हूँ तो ऐसा ना लगे कि रैंडमली कुछ बोल रहे हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ में कि इस टाइम पे इनकी क्या वैल्यूएशन थी, आज क्या वैल्यूएशन है और क्यों वो ग्रो की। तो नाम लेंगे तो हम प्रोबेबली अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। एब्सोल्युटली। चलिए, तो विवेक जी मैं ऐसा मानता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, सक्सेसफुल रिटेल इन्वेस्टर्स, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला टाइप मैं मानता हूँ वो है कुंभकर्ण टाइप्स, यानी कि भाई ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम पैसिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इन्होंने शुरू में एक अच्छी सेक्टर पकड़ लिया, उसमें कोई अच्छे प्रमोटर वाले इंसान को हमने पकड़ लिया जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड उनका अच्छा है, एजुकेशन वाइज स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, और उनमें पैसा डाल दिया। और फिर 5-10 साल के लिए वो फिर देखते नहीं है, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। वो डॉक्टर्स होते हैं या अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं जहाँ पे उनको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड प्रोबेबली जब 5-10 साल बाद वो देखते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, तो उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक सक्सेसफुल रिटेल इन्वेस्टर है। कुंभकर्ण टाइप्स के आपने इन्वेस्ट किया, 5-7 साल भूल जाओ, एंड प्रोबेबली आप जब उठ के देखते हो तो आपको लगता है कि भाई हाँ, हमने एक अच्छा डिसीजन लिया था उस समय। दूसरे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रिटेल कैटेगरी में जिनको मैं मानता हूँ वो होते हैं एकलव्य टाइप्स। एंड विवेक जी, आई बिलीव कि ये दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट, यानी कि ये मार्केट से सीखते हैं, वो कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, एंड एट टाइम्स दीज गाइज एक्चुअली बीट द फंड मैनेजर्स एज वेल, बिकॉज इनकी लर्निंग उस टाइप की होती है मार्केट से। तो ये भी एक कैटेगरी में आते हैं कि भाई ये एक सक्सेसफुल रिटेल इन्वेस्टर है। और तीसरे जो मैं मानता हूँ वो होते हैं पांडव्स टाइप। अगर आप महाभारत में देखेंगे तो जब दुर्योधन एंड पांडव्स कृष्ण के पास जाते हैं युद्ध से पहले, कि कृष्ण, उनको पता था कि कृष्ण भगवान जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं युद्ध में। तो दुर्योधन बोलते हैं कि भाई कृष्ण, आप हमें आपकी आर्मी दे दो जो फाइट करेगी, क्योंकि आप तो फाइट करने वाले हो नहीं। और पांडव बोलते हैं कि कृष्ण, आप सिर्फ हमारी टीम में आ जाओ, आप भले फाइट ना करो बट हमारा मार्गदर्शन करो। तो पांडव वाले इन्वेस्टर्स जो ये होते हैं, जो एक अच्छे फाइनेंशियल गुरु या एडवाइसर को पकड़ते हैं एंड उनके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड प्रोबेबली उनके जो फ्यूचर गोल्स होते हैं उनको मीट करते हैं। तो हम देखेंगे जिस तरीके से महाभारत में जिन्होंने कृष्ण को टीम में लिया वो टीम जीती, उस तरीके से ये रिटेल इन्वेस्टर्स भी वो होते हैं जो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइसर के, अगर उनके एडवाइस पे काम करते हैं तो प्रोबेबली उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो उनको अचीव कर पाते हैं। आपने कोई एम्पेरिकल स्टडी किया है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन बनाता है? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। बट हंच क्या बोलता है आपका, गट फीलिंग क्या बोलता है, कौन बनाएगा सबसे ज़्यादा पैसा? देखिए, कुंभकर्ण टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं, आई बिलीव शायद आज उतने रिलेवेंट ना हो, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है कि कंपनी की जो एक लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ स्टेज होती है, वो थोड़ी शॉर्ट हो रही है। कि वो
जल्दी मार्केट में आती है, जल्दी ग्रो करती हैं और प्रोबेबली जल्दी डाई भी हो जाती हैं। तो कुंभकर्ण टाइप्स हो सकता हो पहले ये स्ट्रैटेजी काम करती हो। अब आई डोंट नो ये 5-10 साल वाले जो कैटेगरी है, जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था आपको कि मैंने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जहाँ से मैं सीखा हूँ। अगर मैं जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस जैसी कंपनी में जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया था शुरू के दिनों में, अगर मैं ये लॉन्ग टर्म विजन से काम करता तो प्रोबेबली जब मैं अपने स्क्रीन में उठ के देखता शायद वापस सो जाता। तो ये लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली वर्क करता है, मैं इसके ना नहीं बोल रहा हूँ, बट आई बिलीव हमें रेगुलरली एक चेक करते रहना चाहिए एक क्वार्टर बाद कि भाई क्या प्रोग्रेस आया है, कंपनी ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इन्वेस्ट करो, भूल जाओ, शायद ये मंत्रा काम ना करे, बट करने वालों के लिए करते भी है। करेक्ट। आई बिलीव एकलव्य एंड पांडव टाइप जो है वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है आगे जाके कि भाई हम एक अच्छे गुरु को पकड़े एंड मार्केट से जितना हम सीख सके उतना सीखे। ठीक, नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरा मल्टीबैगर मंत्रा है जहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ प्लस पीई री रेटिंग आई बिलीव इज इक्वल टू मल्टीबैगर। अब इसको हम थोड़ा सा और डिकोड करें तो मार्केट अपॉर्चुनिटी इज नथिंग बट एक सही सेक्टर को आप पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करूँ तो एट द एंड ऑफ द डे ये आता आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकता हो 8-10% से ग्रो कर रहा हो, लेकिन इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जाते हैं तो ये सेक्टर जो है विवेक जी ये 50% के आसपास ग्रो कर रहा है। एंड प्रोबेबली गवर्नमेंट का जो प्लान्स है कि हम 2030 तक 30% हम चाहते हैं कि भाई जो न्यू व्हीकल का सेल हो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो। तो हम अगर आज उससे ग्रोथ कैलकुलेट करें तो 49% CAGR से ये सेक्टर ग्रो करेगा आने वाले 5-6 सालों में। तो अगर हम ऐसी आइडेंटिफाई कर लें अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे सेक्टर टेलविंड्स हैं तो हमें शायद हमारे आगे जाके जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करें। तो दैट इज सिलेक्टिंग द राइट सेक्टर फर्स्ट। सेकेंड इज ऑब्वियसली द अर्निंग्स ग्रोथ कि अगर राइट सेक्टर में मैंने अच्छी कंपनी पकड़ ली तो चांसेस हाई है कि ये कंपनीज जो है वो सेक्टर को आउट परफॉर्म करें। तो अगर सेक्टर आपका 50% से ग्रो कर रहा है उसमें अगर आप अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हो तो प्रोबेबली वो 60, 70, 80, 90% से ग्रो करें। इसमें एक फ्लिप साइड ये भी है कि अगर आप एक एवरेज कंपनी को भी आइडेंटिफाई करते हो मान लीजिए तो भी वो 20 से 25% तो ग्रो कर ही लेगा। कारण ये है कि सेक्टर का टेलविंड है, सेक्टर में डिमांड इतनी आ रही है कि भाई अगर एवरेज कंपनी भी हो तो इंडिया में सेल्समैन काफ़ी है जो बेच देंगे सामान आपका। तो एवरेज कंपनी भी आपको जो है वो नहीं आपकी पार लगा देगी। एंड देन कम्स द पीई री रेटिंग साइड। शायद आपको आइडिया होगी सोलर सेगमेंट की हम बात करते हैं तो सोलर सेगमेंट कोई नया सेगमेंट नहीं है। ये 20-25 सालों से लोग जो हैं वो अपने रूफ पे लगा रहे हैं सोलर प्लांट्स वगैरह। तो उन दिनों पे जो सोलर कंपनीज थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो प्रोबेबली 5-10 की पी पे रिट्रेड करती होगी अगर कोई प्रॉफिटेबल हो तो की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब अब गवर्नमेंट आई मोदी गवर्नमेंट तो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि भाई हम चाहते हैं कि 500 गीगावाट जो हमारी एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए, जिसके कारण हम देखेंगे पिछले 2-3 सालों में ये सोलर सेक्टर की जो कंपनीज है उसमें आग लग गई है। तो आज ये कंपनीज की जो वैल्यूएशन है ये 100 की पी से कम कोई दिखती ही नहीं है। 70, 80, 90 तो मतलब एक चना मूंगफली टाइप का है। तो क्या हुआ, ये जो 10 की पी पे ट्रेड करी थी वो सीधा 100 हो गई, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन 10 गुना हो गई आपकी। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक सोलर सेगमेंट को पकड़ा, उसमें इन्वेस्ट किया, सोलर या वाटर या विंड जो भी हो इस सेक्टर के अंदर, ये इस पीई री रेटिंग के कारण ऑटोमेटिकली आपका जो है वैल्यूएशन वो 10 गुना हो गया। और वैल्यूएशन होने का कारण भी था कि सेक्टर में टेल विंड था। जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है तो वो ऑब्वियसली 100 करोड़ 200 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करता, वो लाखों करोड़ में इन्वेस्ट करता है। तो मार्केट्स में पैसा आ रहा था टॉप लेवल से, कंपनी उस टाइम पे उतनी ही नहीं थी जो सोलर सेगमेंट में काम कर रही हो, तो ऑब्वियसली इनकी अगर आप ग्रोथ देखो तो 100%, 150% से ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं। तो इस केस के अंदर तीनों पैरामीटर्स जो थे वो आपके फेवर में थे। मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी थी, अर्निंग्स ग्रोथ भी आ रहे थे 100-150% से, एंड साथों साथ पीई री रेटिंग भी हुई। तो अगर आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, वारी, केपीआई एनर्जी या ओरियाना, बॉन्डादा, ये सारी कंपनीज अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 सालों में ये 10 गुना बढ़ी है, 20 गुना बढ़ी है। उसका कारण ही ये है कि भाई पीई री रेटिंग हुआ, अर्निंग्स ग्रोथ आई, अपॉर्चुनिटी है, आपका बन गया मल्टी। तो क्या ये मैं एक अजम्पशन कर सकता हूँ क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम टेलविंड का इनिशिएशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है? अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिटेल अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो अपनी कैपेसिटी से इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए। जैसे एफएमसीजी की अगर मैं बात करूँ तो
FMCG में होता क्या कि भाई अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ, साबुन खरीद रहा हूँ, टूथपेस्ट खरीद रहा हूँ, तो उसकी एक वैल्यू है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये टाइप्स। तो वहाँ पे अगर आपको ग्रोथ लानी हो तो यू नीड अ ग्रुप ऑफ सच पीपल हु स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। बट गवर्नमेंट साइड से क्या होता है, अगर उन्होंने पॉलिसी बना ली कि भाई हमें यहाँ पे स्पेंड करना है, तो वो जैसे लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ वो स्पेंड करते हैं एक साथ में। तो इन कंपनीज जो ये छोटी स्केल पे ऑपरेट करती है, अगर इनको 500 करोड़ को ऑर्डर भी मिलना ना विवेक जी, तो इनके लिए बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आज अगर रिलायंस को मान लीजिए 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 20 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो 1000 करोड़ इज नथिंग फॉर देम। तो उनके स्टॉक प्राइस में ज़्यादा नहीं आएगा इम्पैक्ट, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि भाई क्या वहाँ पे उतना स्कोप है, उस कंपनी कितना मैटर करता है। ये जो छोटी कंपनी जिनकी मैंने बात की, वारी रिन्यूएबल्स, KPI, ओरियाना, बॉन्दादा और बहुत सारी है इस सेगमेंट के अंदर, ये छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। 1000 करोड़, 5000 करोड़ आज डेफिनेटली बड़ी हो गई हैं, बट अगर 2 साल पहले इनके हम वैल्यूएशंस उठा के देखें तो ये 500-1000 करोड़ वाली कंपनियां थी। तो इनको जब 500 करोड़ का ऑर्डर मिलता है या 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, तो आप देखेंगे इनके अंदर जो है तेज़ी अलग लेवल की आ जाती है। तो दिस इज़ बीन माई मल्टीबैगर मंत्रा, एंड आई बिलीव अगर हम इस मंत्रा से काम करें तो हम आगे जाके भी कहीं ना कहीं ग्रोथ ढूंढ सकते हैं। इसमें अगर 2 पैरामीटर्स भी अगर हमें सही हो गए, सेक्टर भी सही चुन ली हमने और कंपनी भी सही चुन ली, तो PE रेटिंग भली ना हो, जैसे कि आज सोलार की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे ये कंपनियां जो हैं वो 70, 80, 90% से ग्रो कर रही है, तो प्रोबेबली अब इनको PE रेटिंग नहीं मिलना, बिकॉज ये ऑलरेडी 80-90 के PE पर आ गए हैं। लेकिन स्टिल अभी भी सेक्टर में टेलविंड है, कंपनियां जो हैं वो उस लेवल से ग्रो कर रही हैं, तो ये 2 पैरामीटर्स पे भी हम हो सकता है कि थोड़ा से हम अच्छे खासे रिटर्न इससे निकाल सकें। इवन दो इट इज़ अ हाई पी स्टॉक, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी भी है और कंपनीज अर्निंग दिखा रही है, ग्रोथ प्रॉब्ली बेटर देन एक्सपेक्टेड दिखा रही है, तो हाई पी को स्टॉक हम ओन कर सकते हैं, ऑल्दो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम होगा। मैं विवेक जी ऐसा मानता हूँ कि पेग रेशियो जो है, ऑब्वियसली आपको आइडिया होगी, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस मैं बताना चाहूँ कि पेग रेशियो यानी कि PE बाई ग्रोथ, ये एक ऐसा रेशियो है जो काफ़ी हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या कंपनी के अंदर आज भी वैल्यू है कि नहीं। तो मान लीजिए किसी कंपनी का PE आज फॉर एग्जांपल 60 है, और अगर वो ग्रोथ दिखा रहा है मान लीजिए 120% का, 120% का ग्रोथ दिखाया है, एंड उसने आगे प्रेडिक्ट भी किया, गाइडेंस भी दी है कि हम आने वाले 2-3 सालों में इस लेवल से या उसके आसपास जो है हम ग्रो करेंगे, तो PEG रेशियो क्या हुआ, PE आपको हो गया 60, ग्रोथ आपकी जो फ्यूचर है वो हो गई 120, तो 60 डिवाइड बाई 120 हो गया 0.5। तो अगर यहाँ पे रेशियो जो है वो 1 से कम आता है, विच मीन्स कि भाई आज भी इसके अंदर वैल्यू है। बरोबर है। ऑब्वियसली और भी पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, मैं PE को एक सिंपल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज PE को आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस में हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को कर सकते हैं, बट अज्यूमिंग कि सब ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर कोई झोल झाल नहीं है, अज्यूमिंग एवरीथिंग इज ओके, तो वहाँ पर आज भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज PEG रेशियो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर उसमें G क्या है, सेल्स ग्रोथ? हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ एट द एंड, रेवेन्यू ग्रोथ, ओके। और जब आप ग्रोथ पैग निकालते हैं तो आप हिस्टोरिकल सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 1-2 साल का, कि आप मैनेजमेंट बोल रहा है फ्यूचर में 1 साल में इतना ग्रो करेगा, तो फॉरवर्ड पैग, क्योंकि फॉरवर्ड पैग रेशियो मैंने देखा नहीं है लोग कैलकुलेट करते, जनरली लोग हिस्टोरिकल ट्रेलिंग पैग ही देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विवेक जी, मैं फॉरवर्ड पे ज़्यादा मानता हूँ, ओके, बिकॉज मार्केट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे फॉरवर्ड लुकिंग है। पास्ट में किस कंपनी ने क्या किया है क्या नहीं किया मैटर नहीं करता, मुझे पैसा आगे कमाना है। तो मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में उनका ग्रोथ क्या गाइड करनी है, वो सेक्टर के थ्रू या किसी भी तरीके से वो अगर कोई गाइडेंस देती हैं, तो मैं सेक्टर के साथ फॉरवर्ड निकालता हूँ कि भाई आज उनका PE मान लीजिए 60 है, और आने वाले दिनों में अगर वो 100% या 80% की ग्रोथ अगर दे रहे हैं, ये नंबर अगर 1 से नीचे आ रहा है, तो इट बिकम्स अ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर मी कि इसमें हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। ऑब्वियसली रेशियो अगर 1 से कम है डजंट मीन कि इट्स अ ब्लाइंड बाय, बट इट बिकम्स अ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कि भाई अब इस पे और रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें वैल्यू है कि नहीं है। बराबर है, ठीक है। ये मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है, ये एक्चुअली में सेक्टर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट, बस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वही काम है। जो जितना जल्दी एक सेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाता है वही तो विजनरी है, वही तो जैसे PSU है, जैसे तो जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे रमेश जी हैं, चाहे मधुसूदन केला वगैरह,
तो बहुत पहले ही बोल दिए थे कि यार पीएसयू में बहुत वैल्यू है, या अब छोड़ दीजिए इन लोग को। प्रशांत जैन जो कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर थे, वो कितने ज़्यादा एक्सपोज थे पीएसयू बैंक में कि वो अंडर परफॉर्मर रह गए बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल। राइट, लेकिन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इज नाउ लाफिंग ऑल द वे। यस यस यस। हाउ टू बिकम अर्ली इन आइडेंटिफाइंग अ सेक्टर और अ थीम? विवेक जी, मैं इसमें जो हमारा बजट आता है, एनुअल बजट, मैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, बिकॉज बजट से हमें एक थोड़ी डायरेक्शन मिल जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, या उनका फोकस किस एरिया में रहा है। जैसे कि हम देखेंगे, अगर 5-7 साल या 10 साल पहले की बात करो तो उन्होंने रेलवेज पे बहुत फोकस किया था कि हम रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा। तो हमने एक थीम पकड़ ली कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम इलेक्ट्रिफिकेशन करें रेलवेज का, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो हम अपॉर्चुनिटी हमें दिख गई कि भाई अगर पूरे इंडिया में डीजल और कोल पे चलने वाले जो इंजन है, लोकोमोटिव्स है, उसको हमें रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक के साथ में, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। फिर आप आइडेंटिफाई करें कि भाई इसमें कौन से प्लेयर्स जो हैं वो काम करते हैं। इस तरीके से सोलार है, वाटर है, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, या AI है, सेमीकंडक्टर्स है। आई बिलीव इस सेगमेंट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में। तो ये जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया के, जो इंडिया के मैक्रोस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बजट एक डॉक्यूमेंट हो गया, या मे बी मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI लेके आता है, जो समझदार लोग हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स हैं, वो एक्चुअली उन डॉक्यूमेंट में घुसे रहते हैं, बिल्कुल दिनों तक घुसे रहते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता। लेकिन अपने क्या बजट के वक्त मीडिया में क्या बोलते हैं, इट्स अ नॉन इवेंट। अब नॉन इवेंट बोल दिया तो रिटेल बोल रहा है अरे तो ऐसे ही टैक्स चेंज करें, बट बजट डॉक्यूमेंट इज अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट, वन हैज टू रीड प्रॉपर्ली। लोग बोलते हैं डेविल्स इनसाइड दैट डॉक्यूमेंट, राइट? अपॉर्चुनिटीज आल्सो इनसाइड द डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली। अगर हम नॉर्मल मीडिया की बात करें तो वो 80% ऑफ द टाइम सिर्फ एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वो है इनकम टैक्स। हाँ, कि टैक्स रेट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, हाँ, जो और उनको लोग ज़्यादा मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। बरोबर है, उनको TRP भी चाहिए, तो टैक्स का ही डिस्कशन में आईबॉल मिलेगा। इसलिए ENY, PwC सबके पार्टनर्स आ जाते हैं और टैक्स ही डिस्कस करते रहते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग शायद प्रोबेबली उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो डिस्कशन वही चलता है। लेकिन जो हम भूल जाते हैं कि भाई अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो लाइफ इज़ मोर बियॉन्ड जस्ट द टैक्सेस। तो वहाँ पे जैसे कि इस साल के बजट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने वाटर सेगमेंट के ऊपर एक काफ़ी अच्छा उन्होंने फोकस अपना दिया है कि भाई अब एक 100 सिटीज़ जो है हम हैं उनके अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, बैंक्स के साथ मिलके, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके हम काम करेंगे। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई वाटर के अंदर प्रोबेबली गवर्नमेंट का फोकस आया है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, देन वी शुड प्रोबेबली बी इन्वेस्टेड इन दिस सेक्टर। एंड जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, मैं वाटर सेगमेंट में काफ़ी बुलिश हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली मेरी बातों में शायद बायसनेस ज़्यादा होगा। हाँ, इसमें मेरा भी आ सकता है बायसनेस, बिकॉज वाटर सेगमेंट मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने इनफैक्ट इस पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, ऑल्दो काफ़ी चल चुके हैं वाटर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि जल योजना जो गवर्नमेंट चला रही थी 3-4 साल से चला रही है, बट आई थिंक वाटर इज़ अ बिग इशू, और ये थीम लॉन्ग टर्म थीम है, ये कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का 1-2 साल का स्कीम नहीं है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी ना, वो इस थीम को तो आगे लेके बढ़ेगी ही बढ़ेगी। विवेक जी, वो बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है। हाँ, हाँ, अगर मान लीजिए हाईवे नहीं भी हो तो हम सरवाइव कर लेंगे, हाँ, बट पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सर्वाइव कर पाएंगे। और कुछ ऐसी स्टडीज़ है जो बहुत ही डरावनी है कि इंडिया के कम से कम 10 से 12 बड़ी सिटीज़ के पानी ख़त्म होने वाले हैं 2030 तक, पानी नहीं है उनके पास। बैंगलोर में क्राइसिस हम देख ही रहे हैं, ना सिटीज़ लाइक गुड़गांव वगैरह है, वहाँ बोलते हैं कि 4 साल 5 साल का पानी बचा है खाली। हाउ विल वी मैनेज दैट? आप मानेंगे नहीं, मेरा भाई बैंगलोर में वर्क करता है, वो इस गर्मियों में स्पेशली 2 महीनों के लिए वापस आ गया बैंगलोर से, बिकॉज उनकी सोसाइटी में पानी नहीं है। बताइए। तो ही इज़ अ टेकी, वो उनको ऑफिस में ही ये बोला गया है कि भाई अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो करिए, ऑफिस मत आइए, आप अपने होम टाउन जाना चाहे तो जाइए। तो 2 महीनों के लिए वो शिफ्ट हो गए प्योरली बिकॉज पानी नहीं है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बैंगलोर जैसी सिटी में अगर ये प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए Tier 2, Tier 3 या रूरल साइड में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स ट्रू। तो एक थीम मिल गया। तो पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ही है अपॉर्चुनिटीज़, बस उनको पढ़ना पड़ेगा फोकस करके, या जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा ना कृष्ण ढूंढना पड़ेगा।
जो पढ़ रहे हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिकॉज फाइनली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, दैट इज द बॉटम लाइन। ओके विवेक जी, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमें कोरिलेशन ढूंढने पड़ेंगे मार्केट्स के अंदर। हाँ तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 1980 में जो यूएस जिस दौर से गुजर रहा था, प्रोबेबली इंडिया भी अभी उसी स्टेज पर है। तो यूएस में 1980s के दौर में गवर्नमेंट ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं 401k। ये प्लान बेसिकली ऐसा था कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस होता है उसका पार्ट गोज इनटू द इक्विटी मार्केट्स। ओके। जिससे हुआ ये कि सुनामी आ गई लिक्विडिटी की यूएस मार्केट्स में। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये जो बुल रन है यूएस का वो 20 साल तक चला। 1980 से लेके 2000 तक .com बर्स्ट जो आया उसके बाद में डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू हुआ। बट ये 20 साल का बुल मार्केट था एंड इट वाज नॉट जस्ट लिक्विडिटी ड्रिवन। उस टाइम पे ऐसा एरा था जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी साइड में भी काफ़ी चेंजेस ला रही थी। तो अगर आप देखो टेक रेवोल्यूशंस काफ़ी उस टाइम पे शुरू हो रहे थे। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो कंपनीज थी ये ग्रो करना शुरू कर रही थी या फाउंड हो रही थी। एट द सेम टाइम यूएस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो थे वो काफ़ी देशों में जाने शुरू हो गए थे। तो बेसिकली द ग्रोथ वॉज नॉट जस्ट लिक्विडिटी ड्रिवन बट इट वॉज ग्रोथ लेड बाय GDP ग्रोथ एज वेल। सो देयर वर ऑपरेशनल फेजेस जहाँ पे करेक्शंस आया विच आई बिलीव इज गुड फॉर द मार्केट। बट ब्रॉडली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो 20 साल कंटिन्यूस ग्रो किया। तो अब बात ये आती है कि इंडिया में अभी क्या ऐसा हो रहा है कि भाई यूएस का जो 80s का दौर था, तो अगर हम देखें तो इंडिया भी आज उसी दौर से गुजर रहा है। जैसे यूएस के अंदर जो पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस हुए थे, इंडिया में भी पिछले 7-8 सालों में हम देखें तो GST एक अच्छा स्टेप था जहाँ से ब्लैक का पैसा वाइट हो रहा है। PLI स्कीम जो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग साइड में शुरू की है, आई थिंक ये एक गेम चेंजर है। इस पे लोगों ने शुरू में बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया था और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आज जो हम PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो आ रहा है, अगर हम उसे देखें तो वो कंसिस्टेंटली हाई 50s में रहा है। एंड ये एक ऐसा इंडेक्स है कि 50 एंड अबाउ जो है वो नंबर इज कंसिडर्ड टू बी गुड। 50 से लेट इट्स नॉट गुड। तो ये 55, 68, 59 के लेवल्स पे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इट्स अ गेम चेंजर। फिर रेरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इंडिया, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सेक्टर लेवल पे रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पे हुए हैं। एंड इसको बैक करने के लिए जो म्यूचुअल फंड सही का जो कैंपेन शुरू हुआ हमारे देश में, उसका हम नतीजा देख सकते हैं आज की लगभग 20,000 करोड़ हर महीने मार्केट में आ रहा है क्रॉस लेवल पे। डीमैट अकाउंट्स हमारे अगर आप देखो तो आज करीबन 14-15 करोड़ मेरे ख्याल से डीमैट्स कुछ होंगे आज। जो फॉरेन देशों में अगर हम देखने जाएं तो ये लेवल जो है वो 40% के आसपास जो वहाँ के लोग हैं वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड है। इंडिया में आज भी अगर हम देखें, अगर 15 करोड़ भी मान के चलूँ और 150 करोड़ की पॉपुलेशन में वी आर हार्डली 10% भी नहीं है। तो इंडिया में लिक्विडिटी का जो एक फ्लो आया है, एट द सेम टाइम पॉलिसी लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में हैं। इसमें ओकेशनल करेक्शंस आएंगे विच इज़ गुड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस पर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फ्रॉथ नहीं होता है। वो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो ग्रोथ अच्छी दिखती है, सस्टेनेबल रहती है। सो मेरा ऐसा मानना है कि हम शायद एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है कि ये बुल मार्केट जो वो 1-2 साल नहीं रहना है, हो सकता है आने वाले काफ़ी टाइम तक हमें ये बुल मार्केट देखने मिल सकता है विद ओकेशनल करेक्शंस ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अर्निंग को सपोर्ट चाहिए होगा ना। करेक्ट, सही कहा आपने। तो जैसे कि मैंने ये बोला कि जो पॉलिसी लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, कारण आप बोल रहे अर्निंग ग्रोथ होगा ही होगा, होना चाहिए। अगर GDP आपकी 7% से ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली ये बाकी कंपनीज जो हैं वो ग्रो करेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% पे 50% पे ग्रो करेंगी, बट अगर GDP 7% से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन आपका 4-5% के आसपास है, तो ग्रोथ 10% तो दिख ही रहा है कि भाई हाँ उनकी ग्रोथ तो होनी ही है बरोबर एक लेवल पे। तो ग्रोथ आ रही है, सपोर्ट कर रहा है उसको लिक्विडिटी। वेरी गुड स्लाइड। सिंपल भाषा में आपने इतनी बड़ी बात कर दी, जो कॉम्प्लिकेशंस इतने चल रहे चारों तरफ आपने सिंपल कर दिया इसको। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे। हो गए, चलिए। जो कि एक्चुअल में आज का जो थीम है कि भाई क्या चीज़ें थी वो वर्क की है। तो मैं कोशिश करता हूँ क्रिकेट की टर्म्स के ऊपर इसको मैं समझाऊँ, क्योंकि हम क्रिकेट लविंग नेशंस हैं तो प्रोबेबली हम इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो विवेक जी मुझे एक बात बताइए, अगर हम एक
ऐसी पिच पे खेल रहे हैं जो स्पिनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, टस्ट से भरा पड़ा है पिच। ऐसी टीम में अगर हम 5 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे तो क्या हम जीत पाएंगे वो गेम? नहीं, प्रोबेबली नॉट। हम वीक टीम्स के साथ शायद फिर भी ओमान, नेपाल जैसी टीम के साथ हम सर्वाइव कर पाए, बट स्ट्रॉन्ग टीम के सामने हम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बुल मार्केट में अगर हम ऐसे कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाएं जो लैगार्ड्स हैं, तो क्या हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये ऐसी कंपनीज हैं, ये ऐसी सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। हमें ये देखना है कि कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है कि नहीं है। जैसे क्रिकेट के अंदर कंडीशंस अगर स्पिनर्स को फेवर कर रहा है, उसी तरीके से बुल मार्केट में अगर कोई सेक्टर, जैसे पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। एफएमसीजी हो गए, कमोडिटीज, केमिकल्स, ये ऐसे सेक्टर थे जो पिछले 2 साल में कुछ खास परफॉर्म किए नहीं हैं। तो अगर हम ऐसे कंपनीज की पोर्टफोलियो बनाएं तो क्या हमें वो रिटर्न्स मिलेंगे? प्रोबेबली नॉट। हो सकता है आने वाले टाइम पे मिल जाए, बट अभी तो फिलहाल नहीं लिख रहा कि वो उन्होंने 2 साल में कोई खास पैसा बनाया होगा। वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट के अंदर हम एक बैट्समैन के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हर बैट्समैन के लिए अलग स्ट्रैटेजी हो गई, हर बॉलर की अलग स्ट्रैटेजी हो गई। तो स्टॉक मार्केट में फिर एक स्ट्रैटेजी से काम क्यों करना? बुल मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, बेयर मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल्स चेंज होने चाहिए, प्रिंसिपल शुड रिमेन द सेम। एट द एंड ऑफ द डे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, हमें कंपनीज ऐसी ही ढूंढनी है जो स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स हैं, जिसके अंदर सेक्टर टेलविंड्स हैं, जो कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है जिसकी। तो प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, बट एज अ इन्वेस्टर हमें हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा कि भाई आईटी सेक्टर को किस स्ट्रैटेजी से हम इन्वेस्ट करें, एफएमसीजी में किस तरीके से करें, मेटल्स को किस तरीके से करें, या सोलर, रिन्यूएबल्स, जो भी सेक्टर्स हैं उनके लिए हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी एक जगह पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैं आपको एक और एनालॉजी देना चाहता हूँ। झाड़ है, ट्री जो है, वो अगर हम देखें तो नीचे जो रूट है उसका वो फर्म है, लेकिन ऊपर जो उसके ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। तो जब भी कोई छोटा मोटा तूफान आता है तो झाड़ जो है वो फ्लेक्सिबल होके उस तूफान को जाने देता है। तो कहने का मतलब उसकी स्ट्रैटेजी वैसी है कि कोई भी टेलविंड या हेडविंड्स आए तो हम हमारे चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके उसको जाने दें, लेकिन उनके जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पेड़ उखड़ता नहीं है जड़ों से, बिकॉज बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग होता तो जरा सा भी हवा का झोंका आता वो पेड़ को उखाड़ देता। बरोबर है। तो हम अगर सही कंपनी को भी आइडेंटिफाई कर ले, लेकिन हम फ्लेक्सिबल नहीं है हमारी स्ट्रैटेजी में, तो हो सकता है बुल मार्केट में या बेल मार्केट में भी हमारी वो स्ट्रैटेजी काम ना करे। नो डाउट, वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा सेक्टर टेलविंड हो, ओके, तो हमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा हमारी अप्रोच के अंदर। ओके। तो उसे देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किए मल्टी बैगर्स। एंड एज वी से, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, 16 मल्टी बैगर्स हैं, बट मैं आज मॉर्निंग में एक ट्वीट किया हूँ जहाँ पे 18th मल्टी बैगर फाउंड किया है। मैं एक ये भी लेके आया हूँ पेपर साथ में, जिसमें लिखे हुए हैं कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर में कब मैंने वो पहला बार लिखा था, 1 जून में। उसके रिटर्न क्या है, कितने महीनों में। तो अगर आप देखोगे तो 3 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीनों में ये टाइप के रिटर्न्स। लवली। ये मैं स्क्रीन हाथ से लिखा हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई हाथ से लिख के लेके आता है, इसका स्क्रीनशॉट मैं पीछे भी दिखा भी दूंगा ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन हिज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मल्टी बैगर, जो हमको सीखना है। ठीक है ना? ग्रेट सर, ये मैं रख लेता हूँ। श्योर। या तो पहली स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है मेरे फेवर में वर्क की है वो ये है सिलेक्टिंग एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ कंपनीज। ओके। तो अगर हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ग्रोथ लेवल जो है वो एक्सट्रीम है, और जब मैं एक्सट्रीम बोलता हूँ तो ये 10%, 20%, 25% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 60%, 100%, 150%। ऐसी कंपनीज को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम वहाँ पे एक मल्टी बैगर ढूंढ सकें। जैसा कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने 1 जून को यहाँ पे ये लिखा था कि NPST और VFin जैसी कंपनीज जो हैं, ये कंपनीज जो हैं, आप देखें यहाँ पे इनका CAGR अगर हम ग्रोथ देखें NPST का, तो पिछले 3 सालों में ये 103% बढ़ी है CAGR।
इसका अगर हम TTM ग्रोथ देखें तो 160% है ये। तो ऐसी कंपनीज के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पे रिटर्न बना सकें। तो मैंने ये कंपनी के बारे में लिखा था। फिर मैंने PNGS गार्गी ये और उस समय इसका पीई क्या था जब आपने लिखा था? इसका PE मेरे ख्याल से 80 के आसपास होगा। आज इसका ऑब्वियसली ग्रोथ कंपनी होगा तो पी तो हाई होगा ही, लेकिन 80 उस वक्त भी आपको लग रहा था 80 का पी में मुझे लेने में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इस तरह से ग्रो कर रही है। करेक्ट, क्योंकि मैं आपको बताया था पेग रेशियो जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कंपनी का जो गाइडेंस था ये था कि भाई हम 100% से ग्रो करेंगे। अच्छा, तो इनका लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो भी उसी के आसपास था। तो पता चल गया कि भाई अगर 100% से आज इसका डेफिनेटली वैल्यू जो है वो 160 की PE पर है, ये ट्रेड कर रहा है। बट विवेक जी, अगर हम वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी वाले मॉडल को हम देखते हैं तो वहाँ पे जो फिनटेक कंपनीज जो होती हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन मिलती है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी लेवल पे ही लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं। बट वहाँ पे अगर हम देखें उनके मेट्रिक पर अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हो सकता है ये कंपनीज में आज भी बहुत वैल्यू हो। ओके। तो ये एक्चुअली संदीप सिंह जी आए थे, उनके साथ भी रिकॉर्डिंग हमने की थी फेस टू फेस में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली थी कि ये जो छोटी कंपनीज है ना, इनको हमको हमेशा PE या VC पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, तब तो हमको जस्टिफाई लगेगा ये। नहीं तो हम हमेशा लड़ाई करते रह जाएंगे बिटवीन SME एंड द मेन बोर्ड, बिकॉज मेन बोर्ड कंपनी में VC सोच नहीं चलती है, वहाँ पर कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली सोच चलती है। ये आप भी कहना चाह रहे हैं कि इनको VC के साथ कंपेयर करिए, तब तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से भी हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। हाँ। अगेन कोई थंब रूल नहीं है कि भाई ये वर्क करेंगी, बट क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ, मैंने एंजल इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है, VCs को मैंने क्लोजली मॉनिटर किया है, देखा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे वर्क करती हैं। तो जब मैं ऐसी कंपनीज के वैल्यूएशन देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ कि भाई अगर ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स अपने सेल्स की उनकी अगर वैल्यूएशन मिलती है, और स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, वैसी कंपनी को अगर रेवेन्यू बेसिस पे 30 गुना 40 गुना अगर वैल्यू मिलता है तो फिर दंग रह जाता हूँ कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज अगर जो प्रॉफिट दिखा रही हैं, जो ग्रो कर रही हैं 100% से, तो भाई ये तो बहुत ही चीप हुआ है। बहुत सही है। तो इस तरीके से PNGS कार की जो है, अगेन ये ज्वेलरी सेक्टर में काम करती हैं, फैशन सेगमेंट में ये रहती हैं। इस कंपनी का भी अगर आप देखो तो ये जो ग्रोथ आया है ये 1600% आया है 3 सालों में CAGR। अरे बाबा रे। ना ऑफ कोर्स बेस कम है, तो जिस कंपनी का बेस कम रहता है वहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो बड़ी दिखती है। बट हम तो इन्वेस्टर हैं ना विवेक जी, हमें तो ग्रोथ से मतलब है। अब एक रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी कोई 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लगा रहा है कि भाई हमें ये देखना होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट से स्टॉक प्राइस में सर्किट टू सर्किट लग रहा है। हमारा कैपिटल बेस छोटा होता है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी की 1000 करोड़ वाली मार्केट कैप कंपनी है। हमारा बेस छोटा है, हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर रिटर्न्स मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टी बैगर्स हैं, वीफिन जो है वो 2x हो गया, NPST 2x हो गया, PNGS गार्गी जो है वो 3 महीनों में से रिटर्न दी। जिस विवेक जी मैं आपको बताया कि पिछले 1.5 साल से जब मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वो यही बोलते हैं कि मार्केट तो यार बहुत हाई पर है, वैल्यू नहीं है, कहाँ से ढूंढने मल्टी बैगर्स। तो पर्पस यही था इन ट्वीट्स को लिखने का कि भाई वैल्यू आज भी है। माइक्रो कैप सेगमेंट में विवेक जी हमें ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो 1 से 100 भी जाएंगी, और ऐसी कंपनीज भी हैं जो 100 से 1 पर भी आएंगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम फोकस कहाँ रखते हैं, 1 से 100 वाली पर रखते हैं कि 100 से 1 वाली पर रखते हैं। मार्केट में जैसे कि 5,500 लिस्टेड कंपनीज हैं, अब हमें पोर्टफोलियो में तो 20-25 ही चाहिए, 5,500 तो चाहिए नहीं। तो 20-25 ढूंढना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मेहनत करोगे, ढूंढोगे तो मिल जाती है। मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट हूँगा, हाँ, यहाँ काउंटर भी करना चाहता हूँ श्योर कि चलिए ठीक है, आपने जब पोस्ट किया था, मार्केट भी ऑब्वियसली ये पूरा सेगमेंट जो है छोटी कंपनीज का सेगमेंट इसको बढ़ा रहा है अभी ओवरऑल, और कुछ लोग कह रहे हैं उसमें मैनिपुलेशन भी चल रहा है कि कुछ लोग मिले हुए हैं जो कि स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके तेज कर रहे हैं, और जब कुछ नाम तेज होते रहते हैं ना, राइट, तो उस कैटेगरी में जितने भी स्टॉक होते हैं वो भी तेज होते रहते हैं, बिकॉज इनमें फ्री फ्लोट कम होता है, मार्केट में शेयर नहीं है। तो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपये अगर आप इस कंपनी में डाल दिए तो इसका स्टॉक आप 10% खुद ही चला सकते हैं, ठीक है। तो एक वो
थॉट प्रोसेस अभी जो चल रहा मार्केट में, मैं उसको वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज का रेट पे हम ये सक्सेस पैरामीटर को कितना वेटेज दें कि आप कह रहे हैं एनपीएसटी में 2.4 टाइम्स हो गया। मैं एज ए रिटेल देख के मैं बहुत इंप्रेस होऊंगा, वाह प्रतीक भाई तो ज़बरदस्त है, सोना टच कर देते हैं। तो बट अंदर से आपको क्या फील होता है कि आपको बहुत खुशी हो रही है, आपको घबराहट होती है कि यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, या आपको लगता है कि ये होता रहेगा, इस तरह से बहुत स्टोरीज आएंगी तो करते रहो बस अपना काम? देखिए विवेक जी, मार्केट में कोई भी चीज़ परमानेंट तो होती है नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये ग्रोथ रेट जो है सेगमेंट में या मार्केट में चलता रहेगा। ऑब्वियसली देयर विल बी फेजेस जहाँ पे करेक्शंस भी आएंगे। बट ये जो मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिखने के कारण ऊपर नहीं गया है। नहीं ऑब्वियसली ग्रोथ आई है इसीलिए गया है। हाँ, बट इतना बड़ा ग्रोथ, आज ये ग्रोथ थोड़ा भी कम हो जाएगा तो ये स्टॉक की पिटाई भी वैसे ही पड़ेगी। हो सकती है, हो सकती है, बिकॉज ये आज जिस पीई पर ट्रेड कर रही है, ऑब्वियसली अगर हम क्रीम देखना चाहें तो पीई री रेटिंग, जैसे मैंने आपको मल्टी बैगर मंत्रा बताया था, मार्केट अपॉर्चुनिटी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ प्लस पीई री रेटिंग, तो पीई री रेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम और मक्खन ढूंढना चाहे तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ अभी भी है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली फिनटेक कंपनीज हैं। आज अगर आप देखोगे तो बैंक्स जो हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम और डिजिटल इंफ्रा पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। दैट्स ट्रू। और इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, या अगर आप बाहर ट्रैवल करोगे राइट, तो वहाँ पे फिनटेक इतना डेवलप नहीं है। राइट। तो ये इस टाइप की जो कंपनीज हैं ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं कि वहाँ की जो कंपनीज हैं उनके लिए वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो क्रिएट कर रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में हो सकता हो उस लेवल की ना हो, बट अगर हम बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है तो अर्निंग्स ग्रोथ भी आएंगी। तो आपके दो पैरामीटर तो विवेक जी हो गए ना, भले ही पी री रेटिंग ना आए। अगेन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इस लेवल पे हमें बाय कर देना चाहिए। नहीं वो ठीक है, दैट्स नॉट, आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट। श्योर, ठीक है, प्लीज अलाउ मी टू बी डेफिनेटली, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल विल एनीवेज कमेंट लाइक द वे आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। तो बेटर है कि मैं ही उनके बिहाफ में आपसे सब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये सब जो कंपनीज होती है ना, इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, या मिलती भी इंफॉर्मेशन तो एकदम लास्ट में मिलती है, जब एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हो जाएंगे, जब क्वार्टरली रिजल्ट। इनफैक्ट एसएमई कंपनी में तो हर 6 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए भी नहीं। तब तक तो अंदर वाला जो इंसान है या उससे रिलेटेड जो बंदा है, उसका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर या ऑपरेटर है, उन सब ने तो कांड कर दिया कि स्टॉक जो है 80% गिर गया। आपको बाद में पता लगा कि अरे इसका तो अर्निंग खराब हुआ था इसीलिए ये गिर गया। हाउ डू यू डील विद दो सिचुएशन व्हेन you know that these are expensive stock and I will not get access to the information in the first queue? How do you handle that? तो ये डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सेगमेंट जो है वो रिस्की सेगमेंट है। एंड ऑफ द डे अगर वहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ हमेशा के लिए रहेंगी। लेकिन विवेक जी बात ये है ना कि 30 साल पहले अगर हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्फोसिस में डाला होता तो आज वो पता नहीं कितने करोड़ हो चुके। सही बात है। तो 30 साल पहले इन्फोसिस वाज अननोन टू ऑलमोस्ट एवरीवन। रिलायंस में डाला होता, टाटा में डाला था, विप्रो, टीसीएस, किसी में हमने 1 लाख रुपए डाले होते तो आज उसके क्या होता है हु नोज। ये आज से 10-20 साल बाद की इन्फोसिस, टीसीएस हो, हु नोज। हो सकता है एक हाथ क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस नहीं आए तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस गिरेगा। बट आज अगर हमने आइडेंटिफाई उसको अर्ली स्टेज पे कर लिया है तो रिटर्न्स आप ऑलरेडी 5x, 6x, 10x पे रिटर्न पे बैठे हुए हो। तो अगर 25-30% का करेक्शन आता भी है तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी बुरी बन जाती है। बस ग्रोथ है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, रेड फ्लैग जरूर हमें नोटिस करने चाहिए कि भाई अगर कोई प्राइस, स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, उसके बाद में मान लीजिए कोई न्यूज़ आती है कि भाई इसको 100 करोड़ का ऑर्डर मिला या ऐसा कुछ हुआ, then it becomes a red flag कि भाई क्या ऐसा तो नहीं कि इंटरनल लोगों को ये न्यूज़ पहले मिल गई थी और हमें बाद में मिली। तो हमें रेड फ्लैग्स डेफिनेटली चेक करते रहना चाहिए। एंड जैसा कि आपने बोला कि इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती पब्लिक डोमेन में, तो कोशिश करिए ना कि आप प्रमोटर से जितना इंटरेक्ट करो आप करो। इन लोगों की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो इन्वेस्टर कम्युनिटी या इन्वेस्टर रिलेशनशिप का इनके नंबर्स, ईमेल सब दिया हुआ है। आप लिखिए उनको, आप बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए, कॉन कॉल्स होते हैं वहाँ पर जाइए, आप उनसे मिलिए। अगर आप एक हार्डकोर इन्वेस्टर हैं तो उनकी प्लांट्स विजिट कीजिए चेक करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे विवेक जी, ये आपका हार्ड एंड पैसा है।
अगर आप किसी और के भरोसे पर अगर आप छोड़ोगे तो कोई नहीं आने वाला है आपको बचाने के लिए, आपको मेहनत तो करनी होगी। एंड देन बात आ जाती है पोर्टफोलियो एलोकेशन पे कि भाई हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। तो अगर कोई इंसान 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का इंसान है तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग स्टेज जो है वो 60-65 साल तक कमाएगा। तो अगर उसका पोर्टफोलियो 20 लाख 25 लाख से ऊपर का है तो आई बिलीव एक छोटा सा एलोकेशन एसएमई में होना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट ही आपका ब्रेड एंड बटर है, आप टेकी हो या किसी और जगह से आप पैसा कमाते हो। वेल्थ क्रिएट करना है तो थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी। बट अगेन मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी प्राइस पे किसी भी सेगमेंट पे आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज कंपनी टू कंपनी जो है ये मैटर करता है किसमें कितने रेड फ्लैग्स हैं, कैश फ्लोज इश्यूज हैं कि नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। वो तो आपने बता दिया, हर क्रिकेटर के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आई एग्री। बट मैं आपको एक रिटेल इन्वेस्टर का दुख दर्द बताता हूँ, ठीक है। टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर के पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के कारण म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक रिटर्न कमाने का सिलसिला देख लिया। तब उसको लग रहा है शेयर बाज़ार में भी पैसा बनता है, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, राइट। तो आधा सपोज वो चाहता है कि 2.5 लाख रुपये में शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करूँ। अब उसके पास आते हैं SMS, व्हाट्सअप मैसेजेस कि फ़लाना स्टॉक में घुस जाओ, यहाँ तुमको 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिटर्न मिल जाएंगे। जो बेसिकली ये सब स्टॉक्स नहीं है वो, बट ये सब के कैटेगरी में आए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। चाहे वो SME बोल लीजिए, चाहे पेनी स्टॉक बोल लीजिए, उसी कैटेगरी में आए हुए हैं। और वहाँ उनके 2-2.5 लाख रुपया लालची है, सब लालची हैं। सबको चाहिए 2.5 लाख रुपया डाल के 25 करोड़ रुपया बन जाए तो पैसा वो वहाँ डाल देते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा सेगमेंट को बदनाम कर देते हैं। अब 2.5 लाख रुपया सपोज मैंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में कोई भी रीज़न से, 2.5 लाख रुपये के लिए मैं थोड़ी ना कॉर्पोरेट को ईमेल करूँगा कि सर आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए। कंपनी वाला बोलेगा कितना तुम शेयर ले रखा है, तो बोलेगा मैंने 1000 शेयर ले रखा। बोला 1000 शेयर ले रखे हो, उसके लिए मैं थोड़ी ना रिप्लाई करूँगा तुमको। क्या कंपनी रिप्लाई करती है वैसे? 1000 शेयर या 100 शेयर भी ले रखा हो तो उसको रिप्लाई करती है? देखिए, अच्छी कंपनीज जो है वो हर इन्वेस्टर को जो है वो इक्वली ट्रीट करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई प्रमोटर जो है वो आपको एंटरटेन करेगा या बताएगा। अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो शेयर बेच दो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगेन मैं कंपनी टू कंपनी जाना चाहूँगा। इसको हम जनरलाइज कर देंगे तो शायद सारी सेक्टर की कंपनी जो है वो बदनाम हो जाएंगी। बट अगर किसी का 5 लाख 6 लाख का पोर्टफोलियो है और क्योंकि SMEs के अंदर लॉट के ऊपर ये काम करती है, तो इनका एक लॉट जो है वो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख कुछ का 5 लाख रुपए भी होता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज ही छोटा है, एक कंपनी भी अगर आपने बाय कर लिया तो 40-50% वेटेज आपका सिर्फ एक कंपनी में हो गया। तो अगर इतना छोटा पोर्टफोलियो है तो बेटर है कि आप नॉन SMEs के अंदर आइए। प्रोबेबली माइक्रो कैप्स जहाँ पे आप 10,000 रुपए से भी नॉन SMEs, भले माइक्रो कैप हो जो 500 करोड़ 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली हो, आप उनमें आ जाइए। आप उनमें 5,000 10,000 जितना भी इन्वेस्ट करना चाहो कीजिए। एंड जब आपका पोर्टफोलियो साइज 20 लाख 25 लाख के आसपास आता है तब प्रोबेबली इसमें रिस्क लीजिए। ये बहुत सही चीज़ निकल के आ गई। देखिए, मेरे क्वेश्चन से बात तो निकल के आ जाती है कि ये 5-10 लाख अगर आपके पास है, हाथ जोड़ के बोलते हैं SME में मत जाओ प्लीज़। मेन बोर्ड के अंदर में मिड कैप देख लो, स्मॉल कैप देख लो, पेनी स्टॉक्स वहाँ भी इस वैल्यू पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ लॉट साइज का प्रॉब्लम है। वैसे संदीप जी के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये लॉट साइज का कॉन्सेप्ट ही गलत है। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि SME में छोटे निवेशक भी आएँ तो अगर लॉट साइज आपने कर दिया तो आपने तो HNI के लिए खाली खोल दिया वो। बल्कि विवेक जी अभी तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेबी जो है इनके लॉट साइज जो है और बढ़ाने वाली है। ये अभी 1-2 लाख में जो इससे अच्छा इनको डेरिवेटिव में लॉन्च कर देना इनके फ्यूचर्स ही लॉन्च कर दो, लॉट साइज बढ़ाना ही है तो उस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ संदीप जी से। जब उन्होंने ये बात कही थी कि भाई लॉट साइज का कंसेप्ट ही गलत है, तो फंडामेंटली हाँ। बट अगर मैं एक रेगुलेटर हूँ, मेरे लिए भी सेफ्टी जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हम किस तरह से सेव करें। हम ये लॉट साइज से कैसे डिफाइन करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को? ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने लिखा भी है, मैंने कहा भी है कि अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो डेरिवेटिव का लॉट साइज है, चाहे इसका लॉट साइज है, लॉट साइज कैन नॉट बी। आप नेटवर्क देख लीजिए, मार्जिन डिप्लॉयमेंट देख लीजिए, ब्रोकर के पास कितना एक बंदे का पैसा पड़ा वो देख लीजिए। अब तो सारा इन्फॉर्मेशन सबके पास है, उसको बेस करके आप कर दीजिए ना कि तुम्हारे पास अगर इतना कैपिटल हुआ तो भी तुमको SME अलाउड होगा, अगर तुम्हारे पास इतना कैपिटल है तो तभी तुमको डेरिवेटिव अलाउड है। लॉट साइज से कैसे कंट्रोल हो सकता है ये? बल्कि आप तो मार्केट को इनएफिशिएंट बना रहे लॉट साइज करके। लुक एट द बिड एंड आस्क,
in SME. Look at the bid and ask in some of the futures contract traded in derivatives. मैं एग्री करता हूँ डेफिनेटली इस पॉइंट से, और मैं भी चाहता हूँ कि लॉट साइज वाला कंसेप्ट नहीं हो। बट अगर मैं रेगुलेटरी बॉडी होता, तो अभी विवेक जी हो ये रहा ना कि ये सेगमेंट रिलेटिवली नया है इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली इंडेक्स जो है वो 10 साल पुराना है, उस पर कंपनीज आ रही हैं, बट जो एक विजिबिलिटी जो मार्केट में मिली है तो वो अभी रिसेंटली आई है। तो होपफुली आने वाले दिनों में हमें शायद इस पर आप जैसे लोगों के, और अगर जाते हैं वहाँ पे कमेंट, संदीप जी ने जैसा कि बोला कि भाई मैं भी कोशिश करूँगा कि उन लोगों तक पहुँचा सकूँ अपनी बात की लॉट साइज का जो कंसेप्ट है, इसको अगर हम निकालें तो हो सकता है मार्केट और एफिशिएंट बन जाए। तो मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है। Yeah, we all can try our best. तो जैसे कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो ओरे डिजिटल और एक ऐसी कंपनी है, ये 5G सेक्टर में काम करती है। इसके ग्रोथ नंबर्स आप देखिए तो 3 साल में ये तकरीबन 390 गुना, सॉरी 1 साल में 390 गुना इन्होंने वो रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। 3 साल अगर आप देख लो 200% के आसपास जा रही है ये कंपनी। और अगर आप इनके कॉन कॉल्स उठा के देखें, मैंने स्पेशली कॉन कॉल्स का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है। बहुत अच्छा किया आपने। मैंने पर्सनली प्रमोटर से बात की है कॉन कॉल पे, तो उन्होंने ये गाइडेंस दिया कि आज ये जो कंपनी है, ये इसका लगभग 4 गुना जो है ये सेल्स करने वाली है FY25 में। तो मतलब अभी 250 करोड़ है क्या? अभी इसका सेल्स जो है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। 100 करोड़ है FY24, और FY25 में ये कंपनी बोल रही है कि हम 400 करोड़ का सेल्स करेंगे। FY26 में हम 1000 करोड़ का सेल्स करेंगे। ये कंपनी ने कहा है? जी हाँ, प्रमोटर ने कहा है, और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है पूरे ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में, जहाँ मेरे इंटरेक्शन जो है प्रमोटर के साथ में वो मैंने शेयर किया है ट्वीट पे। तो आप ज़रूर देखिएगा उस ट्वीट को एंड अपना डिसीजन लीजिए एट द एंड ऑफ द डे कि क्या आपको यकीन हो रहा है उनकी बातों पे। हो सके तो पूरा कॉन्वर्सेशन, पूरा जो 1 घंटे का जो वो है वो सुनिएगा कॉन्वर्सेशन। तो उनसे हम बार बार यही पूछ रहे थे कि ये जो आप ग्रोथ दिखा रहे हो 4 गुना 10 गुना, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा ये? तो उन्होंने ये कहा था कि 5G सेक्टर का जो अडॉप्शन है इंडिया में आज मुश्किल से 10% 15% के आसपास कुछ होगा। एंड गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसमें वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो 5G पेनिट्रेशन जो है वो 90% तक हो जाए आने वाले 4-5 सालों में। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो ह्यूज है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो यही बोलते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम उसको किस तरीके से सर्विस कर पाए। अगेन मैं ये कंपनी के लिए एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं और क्या लॉजिक है उसका प्रेडिक्ट करने का। उन्होंने अभी तक फॉर्मली डिस्क्लोज नहीं किया, बट कॉन कॉल में उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अब हम डीप टेक के अंदर डिफेंस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंडियन एयरफोर्स के लिए हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरा उनका सवाल ये था कि 400 करोड़ 500 करोड़ तो ठीक है, आप मुझे 2030 का विजन बताइए कि क्या रोड मैप दिखता है हमें कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है या क्या उसका रोड मैप है। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई हम टेलीकॉम के अंदर तो काम कर रहे हैं, बट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मार्जिन ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बड़े बड़े प्लेयर्स उठा के देखें तो BSNL हो गया, एयरटेल हो गए, उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह हम देखें तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो टेलीकॉम के अंदर ऑब्वियसली हम इतना रिलाई नहीं करते, हम और सेक्टर्स में भी जाना चाहते हैं, डीप टेक सेक्टर में भी जाना चाहते हैं। तो डिफेंस में उन्होंने हमें बताया कि भाई हम किस तरीके से आगे जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अगेन फॉर्मली इनका कोई अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है। उन्होंने कॉन कॉल में ये कहा था कि भाई हम प्रोबेबली दिसंबर तक या उसके आसपास में हम इसको फॉर्मल तरीके से अनाउंस करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बट ये और एक कंपनी है जिसको मैंने 27 मई को ट्वीट किया था एंड ये 3 गुना हो गया है 4 महीने के अंदर। बाप रे, इस तरीके से ये लेवल कंपनी ग्रो की है। और एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इको रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू इंडिया जो है वो काफ़ी हेवी स्पेंडिंग कर रहा है। तो ये और एक कंपनी थी जिसमें अगर आप ग्रोथ देखें इनका तो 93% से ये ग्रो की है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो ये पिछले 1 साल में काफ़ी गुना बढ़ा है। इसी ट्वीट के अंदर मैंने ये भी शेयर किया था मरीन इलेक्ट्रिकल्स, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स। ये ऐसी कंपनी है रेलवेज़ के अंदर काम करती हैं, कुछ डेटा सेंटर्स के अंदर काम करती हैं। तो ये विवेक जी डेटा सेंटर अगेन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ हम देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में डेटा जो है वो अपने पास ही रखना चाहता है। डेटा मैं नहीं चाहता हूँ कि वो US में या दूसरे कंट्रीज़ में चाहे देश में ही रहे वो डेटा। तो इस सेक्टर के अंदर अगेन अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बहुत बड़ी आने वाले दिनों में, बिकॉज हम डिजिटल इंडिया में अगर हम सब चीज़ डिजिटाइज कर रहे हैं तो आप सोचिए कितना डेटा जो है वो आगे जाके क्रिएट होगा। और अगर हमें उसे स्टोर करना है तो ऑब्वियसली वी नीड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये ऐसी ऐसी सेक्टर्स मैंने ढूंढी कि भाई जहाँ पर सेक्टर टेलविंड्स हैं, तो चांसेस हैं कि भाई आगे जाके ये काम करें हमारे फेवर में। इंटरेस्टिंग। तो ये थी मेरी बेसिकली फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हाई ग्रोथ कंपनीज को आप पकड़ लीजिए। अब सवाल आता है कि ये हम हाई ग्रोथ कंपनीज पकड़ें कैसे? तो भाई सीधी सी बात है, वैसे मैं अगर लाइफ के बारे में कुछ सीखना हो तो मैं भगवत गीता को बहुत फॉलो करता हूँ, और मैंने 2 बार पढ़ी है भगवत गीता। अभी भी पूरी समझ में नहीं आई है, बट जितनी बार पढ़ो उसमें तो कुछ ना कुछ समझ में आता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मार्केट के अंदर अगर कोई इस टाइप की बुक है तो वो बेसिकली आपकी NSE और BSE की वेबसाइट है। आप जाके बैठ जाओ NSE BSE की वेबसाइट। तो जब भी अर्निंग सीजन शुरू होता है जी, मैं रोज सारी कंपनीज को स्कैन करता हूँ, रात में 10 बजे 11 बजे जब भी मुझे टाइम मिलता है। जिन जिन कंपनीज ने भी रिपोर्ट की है मैं सबको एक बार खोल के देखता हूँ कंसोलिडेटेड नंबर्स क्या आए हैं। अगर मुझे वो 40-50% या उससे कम दिखता है मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जहाँ मुझे दिखता है कि भाई ये 100% ग्रोथ आई है, 70-80% ग्रोथ आई है, मैं उनको शॉर्टलिस्ट करता हूँ और फिर बाद में ऑब्वियसली मेरे जो आगे के फिल्टर्स हैं मैं उन्हें अप्लाई करता हूँ। तो इस तरीके से मैं हर सीजन मोटा मोटी 2000 कंपनीज को स्कैन करता हूँ। प्रोसेस जब आप ये करते हो तो शुरू में टाइम लगता है, बट बाद में जब आप उठा के देखो तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर स्कैन कर लेते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है इसमें से मेरी कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए। बट राकेश झुंझुनवाला सर की एक बात मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे सवाल ये आया था कि भाई आपने लुपिन में टाइटन से पैसा कमाया है, बट मार्केट में तो ये भी तो अपॉर्चुनिटी थी, आप इससे भी पैसा कमा सकते थे। तो राकेश सर ने एक बात कही थी, उन्होंने बोला था कि 31 दिसंबर की नाइट आपके सिटी में हज़ारों पार्टियाँ होती हैं, भाई मुझे तो एक पार्टी अटेंड करनी है, एक पार्टी अटेंड करो, उसको एंजॉय करो। फिर वो दुख मत रखो कि बाकी 999 जो पार्टीज थी वो मैं अटेंड नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर पोर्टफोलियो में 15, 20, 25 स्टॉक चाहिए तो अगर वो इस स्ट्रैटेजी से मिल रहे हैं तो लीजिए ना। बाद में अगर आप और कोई कंपनी मिस आउट करते तो ठीक है ना। हमें एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनाना है। अब मैं वो X कंपनी से बनाऊँ, Y से बनाऊँ, Z से बनाऊँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हाई ग्रोथ वाली स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क की है मेरे लिए। आई बिलीव आगे जाके भी इसके अंदर पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो वर्क की है वो बेसिकली ये है कि हमें कंपेयर करना है कि जो कंपनी है उसके ग्लोबली उनको क्या वैल्यूएशन मिलती है। बरोबर है। फॉर एग्जांपल जोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो जोमेटो का मैंने लिखा था इसके बारे में, वो 2023 में अगस्त में लिखा था मैंने। ओके। जब जोमेटो ने प्रॉफिट करना जस्ट शुरू किया था। नाइस। अब विवेक जी अगर आप ये देखें तो फूड डिलीवरी कंपनी जितनी भी हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें से सिर्फ 2 ही कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। एक चाइना की म्यूतान है और इंडिया की जोमेटो है। बाकी सारी फूड डिलीवरी कंपनीज जो हैं वो लॉस मेकिंग है। अब ये डेटा 2023 का तो हो सकता है अभी थोड़ा चेंजेस आए थे, बट साल भर पहले जो थे वो ये 2 ही कंपनीज जो थी वो प्रॉफिटेबल थी। लेकिन इन्वेस्टर्स जो थे वो उनको फिर भी हाईली वैल्यू कर रहे थे। तो अगर आप इनका रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो 10 गुना 12 गुना इनको रेवेन्यू पे इनको मार्केट कैप दे रही थी, वैल्यू कर रही थी। एंड जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो कि VC PE मॉडल से ग्रेजुएट हुई है, जो वेंचर कैपिटल एंजल राउंड से ग्रेजुएट होते होते आज मार्केट में लिस्ट हुई है। तो इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे FIIs और DIIs जो भरे पड़े हैं, और हमें पता है कि भाई FIIs DIIs जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी जो है, उनके जो रिसर्चर्स हैं वो ये देखते हैं कि भाई इंडिया में क्योंकि आज स्विगी लिस्टेड नहीं है और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो हम एक बेंचमार्क कैसे करें जोमेटो को कि भाई ये किस तरीके से वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली वो फिर ग्लोबल लेवल पे जाते हैं कि भाई US में ऊबर ईट्स को क्या वैल्यूएशन मिल रही है, दूरदर्श को क्या वैल्यूएशन मिल रही है, नीदरलैंड्स में जो कंपनी है वहाँ पे क्या वैल्यूएशन मिल रही है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जोमेटो जो है इंडिया में तो कंपैरिजन करते नहीं है, चलिए अपन वैल्यूएशन देखते हैं कि ग्लोबली क्या इनको वैल्यू करता है। तो मैं हैरान रह गया विवेक जी देखकर कि जो कंपनीज $1 बिलियन में लॉस कर रही हैं, और ख़ास बात ये कंपनीज वैसी हैं जो ग्रोथ भी जो है उनका नॉर्मलाइज्ड है। जैसे इंडिया में जोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो ये आज भी 70-80% से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये ऊबर ईट्स और ये जो कंपनी है ये मुश्किल से 10-12-20% से ग्रो कर रही है, फिर भी उनको ये वैल्यूएशन मिल रही है। तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि इंडिया में भी उसको वैल्यूएशन मिले। क्यों? क्योंकि उनमें इन्वेस्टर्स कौन बैठे हुए हैं? FIIs बैठे हुए हैं, DIIs बैठे हुए हैं, जो बाहर की कंपनीज को अगर इस तरीके से वैल्यू करते हैं तो जोमेटो के भी चांसेस हैं।
तो जोमेटो मेरे ख्याल से 40-50 रुपए के आसपास कुछ स्टॉक था। जैसे ही प्रॉफिट आना शुरू हुआ, आज देखिए ये कंपनी जो है वो किस तरीके से भागी और लगभग 300 रुपए के आसपास कर रही है। मतलब 5 से 6 गुना रिटर्न बना है एक साल के अंदर। कहते हैं ना स्टार्टअप वर्ल्ड में हम लोग एक पैरामीटर है यूनिट इकोनॉमिक्स। हम किसी भी कंपनी को वैल्यू करते हैं तो यूनिट इकोनॉमिक्स हम देखते हैं कि वो पैरामीटर कैसा है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं बता दूं कि इट्स अ सिंपल पैरामीटर जहां हम ये देखते हैं कि कस्टमर की रेवेन्यू माइनस उसका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जो भी वो वैल्यू आता है एक कस्टमर के पीछे, दैट इज़ द यूनिट इकोनॉमिक्स बेसिक टर्म्स में अगर हम देखें। तो जोमेटो का अगर आप देखोगे तो बैंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली जहाँ पे ये बहुत पहले लॉन्च हुआ था, उन मार्केट्स में ये प्रॉफिटेबल हो चुका था। ये जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में जब ये गए हैं बाद में 2014-15 के बाद में, वहाँ पे डेफिनेटली सेटअप में जो उनका वन टाइम कॉस्ट आता है, सेल्स टीम बनाना होता है और ऑनबोर्ड करना रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स उन सबको, तो उसके कारण उनकी बैलेंस शीट में P&L के अंदर वो रेट दिखा रहा था। बट जहाँ पे वो पुराने मार्केट्स में एंटर कर चुकी थी वहाँ पे ये प्रॉफिटेबल थी। एंड क्योंकि आज इंडिया में डिओपॉली है फूड डिलीवरी सेगमेंट में, स्विगी जोमेटो के अलावा आपको कोई और ऑप्शन दिखेगा नहीं। लोकल प्लेयर्स होंगे बट इन दोनों का ही मार्केट शेयर अगर हम उठा के देखो तो 85 से 90% का मार्केट शेयर है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई जोमेटो का फिलहाल मार्केट शेयर जो है वो 50% से ऊपर है। ग्लोबली इनको वैल्यूएशन जो है वो देख ली मैंने। एंड इनका ऐसा है कि वंस द मोनेटाइजेशन इंजन स्टार्ट्स टू किक इन ना, इट टेक्स एवरीवन फॉर सरप्राइज। तो जोमेटो ने बीच में 4 रुपये पर डिलीवरी जो है वो बढ़ा दी थी। जोमेटो आज 65 करोड़ ऑर्डर जो है वो दिन के सर्व करता है। तो आप देख लीजिए अगर एक ऑर्डर पे उसने 4 रुपये बढ़ा दिया तो सीधा 250 करोड़ का एबिटा मिल गया उनको, बिना कोई इन्वेस्टमेंट, बिना कोई टीम लाए हुए, सिर्फ अपने मोनेटाइजेशन इंजन को किक किया, 3-4 रुपये से उन्होंने एक डिलीवरी को बढ़ा दिया। तो देखिए 250 करोड़ का एबिटा उनको सीधा का सीधा मिल गया। सही है। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू होते हैं इट टेक्स एवरीवन बाय सरप्राइज। और जो ये पीई दिखता है ना हमें कि भाई ये 100 का है, 200 का है, ये ऑटोमेटिकली जब प्रॉफिट्स आने शुरू करते हैं तो फॉरवर्ड बेसिस पे इनकी पीई जो है वो सीधा नीचे हो जाते हैं। एंड जब बाय द टाइम हम रियलाइज करते हैं कोई क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में, हमको देखते हैं यार इसका पीई तो यार 40-50 ही है। सही बात है। तो हम तो मिस कर गए अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी मतलब इस तरीके से मैंने दूसरी जो थी ये आइडेंटिफाई किया। वैसे ही मामा अर्थ, ये और एक कंपनी है जो BCPE मॉडल से ग्रेजुएट हुई है। यहाँ पर भी अगर ये मैंने स्टॉक एज से मैंने ये डेटा निकाला है प्रमोटर होल्डिंग सब का। थैंक यू। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बिकॉज ये जब फंडिंग रेज करते हैं तो ऑब्वियसली इनके डाइल्यूशन बहुत होते हैं प्रमोटर्स के। तो मार्केट में हम एक थियरी से काम करते हैं कि अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो तो भाई उस कंपनी से दूर रहा जाए। प्रोबेबली ये थॉट शायद उतना सही भी ना हो बिकॉज आप HDFC बैंक का भी अगर आप उठा के देख लो, L&T का भी उठा के देख लो, तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख लोगे और FI होल्डिंग आप देख लो तो ये कंपनी आज भी जो है ये लार्ज कैप बनी है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ की कंपनियां हैं ये विदाउट प्रमोटर का मेजर होल्डिंग। तो यहाँ पर भी मैंने ग्लोबल तरीके से कंपेयर किया कि चाइना का टी मॉल जो है, फ्रांस की सेफोरा है, ये कंपनी को वैल्यूटर्स इन्वेस्टर्स कैसे वैल्यू करते हैं। तो आप देखोगे कि भाई इनका प्रॉफिट जो है, इनका रेवेन्यू मल्टीपल जो है वो 10 गुना, 7.7x, 7x, 8x के इनको बेसिकली ऑपरेशंस मिल रही हैं, उतनी वैल्यू मिल रही हैं। तो मामा अर्थ का जब IPO आया था तब एक सोशल मीडिया पे या टीवी प्रिंट मीडिया पे लोग जो आ रहे थे वो एक मजाक बना रहे थे उनका कि भाई क्या हाई वैल्यूएशन पे इसको लॉन्च किया है। लेकिन उसके बाद भी कंपनी जो है वो परफॉर्म की और आज 16,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी बन गई है जो कि मच अबाउ है एट द प्राइस दे गॉट लिस्टेड। तो आइडिया यही था कि भाई बिकॉज इंडिया में ऑनलाइन लिस्टेड स्पेस में ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल नहीं है इस सेगमेंट में, तो हमें अगर पढ़ना हो तो कैसे हम उसको बेंचमार्क करें, तो ग्लोबल कंपनीज को हमें देखना चाहिए। एंड वहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाती है बिकॉज इनके अंदर इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि दूसरे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। FIS, DIS इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब इंस्टीट्यूशंस बाहर अगर उनको ये वैल्यू दे रही है तो इंडिया में भी तो देगी ना विवेक जी, क्यों नहीं देगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमें स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी होगी हर कंपनी के लिए अलग। हम एक माइंडसेट से काम नहीं कर सकते कि भाई प्रमोटर होल्डिंग कम है तो भाई हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज होती है। तो वैसे ही जो BCPE मॉडल से जो कंपनी ग्रेजुएट होती हैं, ओला इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात कर लूँ, मैं अगेन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ बाय, बट आई एम सेइंग कि अगर आप उसको टेस्ला के साथ कंपेयर करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओला इलेक्ट्रिक आज नेगेटिव है, P&L उसका जो है वो नेगेटिव में है, लेकिन उसका मार्केट शेयर आज भी 30% है टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर।
टेस्ला भी जो है, अगर आप उसका स्टॉक परफॉर्मेंस देखोगे तो 2018-19 में वो भाग रहा था, जबकि उसकी पीएनएल अगर उठा के देखो तो वो नेगेटिव थी। तो पीएनएल के अंदर और भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, मैं उसमें आज डिस्कशन में नहीं जाना चाहूँगा, बट कहने का मतलब ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली हाई होते हैं, तो उनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया, और जो वन टाइम जो इन्वेस्ट करते हो तो वो पीएनएल में दिखना तो शुरू हो जाता है, बट क्योंकि मॉडल्स जो हैं आपकी उतनी जल्दी बिकती नहीं है, उसको टाइम लगता है, तो वो रिकवर करने में ऑब्वियसली ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हाई होता है। Sure. तो 2-3 साल तक आपको नेगेटिव दिखेंगे, बट देन बाद में जब वो प्रॉफिट्स करना शुरू करते हैं तो इट टेक्स एवरीवन बाय सरप्राइज। Sure. Makes sense. या तीसरी स्ट्रैटेजी जो काम की है वो बेसिकली ये है कि आप ऐसा आइडेंटिफाई करें जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड हाई होती है, बिकॉज गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है, जैसे कि मैंने कहा, तो ये 500 करोड़ 1000 करोड़ स्पेंड नहीं करती है, ये 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ इस टाइप का वो बजट निकालती है। ऑब्वियसली एक साल में स्पेंड नहीं होता है, वो आने वाले 3-4 सालों में स्पेंड होता है, बट जब टॉप लेवल से अगर वो फंडिंग आ रही है तो वो ऑब्वियसली बॉटम लेवल पे पर्कुलेट होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक कंपनी थी एचपीएल इलेक्ट्रिक करके, ये बेसिकली बनाती है स्मार्ट मीटर्स। अब इंडिया में आज अगर 15 से 20 करोड़ घर हैं और उसको हम अगर बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिक की चोरी बचाने के लिए वो सारे मीटर्स को हम रिप्लेस करेंगे और स्मार्ट मीटर से इसको रिप्लेस करेंगे, तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तो मैं रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल तो और भी अलग है, फैक्ट्री लेवल पे जो छोटे मोटे ऑफिस पे जो लगे हुए मीटर्स वो तो अलग ही है। तो जब हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जो है वो 1.5 लाख करोड़ का जो है बजट इसमें लगा के रखी है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो मुझे 5-6 कंपनीज़ मिली जो इस सेगमेंट में काम कर रही है लिस्टेड के अंदर। अब उसमें मैंने एचपीएल इलेक्ट्रिक उठा के देखा तो भाई वो मेरे को चीप लगी, तो मैंने उसके बारे में 28 फरवरी को लिखा कि भाई एचपीएल इलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जहाँ सेक्टर टेलविंड्स हैं। अब हुआ ऐसा यहाँ पे कि अर्निंग्स ग्रोथ जो थी इस कंपनी की वो 20-25% आई, लेकिन इसको मिला पीई री रेटिंग का फ़ायदा। तो जब ये कंपनी आइडेंटिफाई की थी तब मुश्किल से 15-20 की पीई पे थी, आज उसको 2 गुना पी री रेटिंग मिल गया, 40 का हो गया। तो सेक्टर आपने सही सुना, पीई री रेटिंग मिल गया, बन गया आपका मल्टीवैगर। वैसे ही एसजी लॉजिस्टिक्स हो गया, बल्लू फोर्ज हो गया, 4 गुना हुई है ये 6 महीनों में बल्लू फोर्ज। ये बेसिकली ऐसे सेगमेंट में काम करती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, रेलवेज, इनको ये फोर्जिंग कंपोनेंट्स कस्टमाइज तरीके से ये सप्लाई करती हैं। तो ये कंपनीज़ को जब मैंने आइडेंटिफाई किया था तो देखा था कि इनकी पीई बहुत कम है, ग्रोथ जो है वो अच्छी खासे 50-60% से ये दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसमें वैल्यू बन सकती है। पीई रे रेटिंग हो गया, सीधा 4 गुना हो गया पैसा। सही है। तो ये जो मल्टीबैगर मंत्रा है, मेरे ख्याल से अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए काम करें तो पैसा बन सकता है। फिर और इसी तरीके से बॉन दादा इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है, आरएमसी इलेक्ट्रिकल्स स्विच गियर नाम की एक कंपनी जो स्मार्ट मीटर में काम कर रही है। एचपीएल इलेक्ट्रिक के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, तो ये अगर आप ट्वीट निकाल के देखो 13 तारीख को मैंने ये बताया था कि भाई इन कंपनीज़ के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। अगेन ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने लिखा था कि भाई आप इन कंपनीज़ को पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी कंपनीज मैंशनड हुई है ये सारी मल्टीबैगर बनेगी। द पर्पस वॉज जस्ट टू एजुकेट कि मार्केट भले टॉप पर हो बट अपॉर्चुनिटी है। हमें माइंडसेट वैसा रखना कि हम 1 से 100 पे जाने वाली कंपनी को ढूंढते हैं कि 100 से 1 पर आने वाली कंपनी को ढूंढते हैं। तो मार्केट में वैल्यूएशन भले ही हाई हो, अपॉर्चुनिटी है बनाने के लिए, और इस तरीके से अगर आप देखो तो पैसा बना है। सही है। तो वैल्यूएशन की अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि वैल्यूएशन की मैंने विवेक जी 2 डेफिनेशंस होती हैं। एक होती है बुल मार्केट डेफिनेशन और एक होती है बेयर मार्केट डेफिनेशन। तो बुल मार्केट में वैल्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली बिटवीन द बायर एंड अ सेलर। आज अगर कोई कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रही है, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, सेक्टर टेलविंड्स भी है, एंड हम अगर देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस सेगमेंट में, तो ऑब्वियसली डिमांड हो गया आपका, एंड बिकॉज सेलर उतने नहीं है, अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है, तो भाई बुल मार्केट है, भाई अगर 50 की पी पर भी ले रहा है तो भाई बाय कर लो, 60 की पी पर भी बाय कर लो। जोमेटो का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो 400 की पी पर आज ट्रेड कर रही है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है ना भाई। मुझे फूड डिलीवरी में रहना है, मेरे पास ना स्विगी है ना कोई और कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, डिमांड उतनी है, सप्लाई नहीं है, तो बुल मार्केट के अंदर भाई काम कर गया। तो बुल मार्केट में इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
वही बेयर मार्केट में ना, लेकिन ये डेफिनेशन बदल जाती है। बेयर मार्केट में वैल्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ प्लस ब्रांड इक्विटी। यानी कि जैसे कि अगर मैं एफएमसीजी की कंपनी की मैं बात करूँ, तो बेयर मार्केट शुरू हुआ तो ब्रिटानिया, कोलगेट, एचयूएल जैसी कंपनीज जो हैं, ये जिस लेवल पे ग्रो कर रही है 5-10%, वो तो डेफिनेटली एक है, उसको उस हिसाब से वैल्यू मिलेगा। प्लस उनकी ब्रांड इक्विटी भी वैल्यू मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई कोलगेट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बड़ी कंपनी है, रातों रात बंद नहीं होने वाली है। तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इन कंपनीज में प्रोबेबली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। करेक्ट। डिफेंसिव सेक्टर के अंदर आती है, तो एचयूएल के ब्रांड पे मैं पैसा देता हूँ, करेक्ट। ब्रिटानिया के ब्रांड पे पैसा दे रहा हूँ, कोलगेट के ब्रांड पे दे रहा हूँ। तो वैल्यूएशन की डेफिनेशन बदल गई कि भाई जितना वो ग्रो कर रही है वो तो है ही, साथ में भाई ये एक ब्रांड इक्विटी की भी इनको वैल्यूएशन दो, करेक्ट। उसके नाम पर भी पैसा दो। तो स्ट्रैटेजी अगेन चेंज हो गई। बेयर मार्केट के लिए अलग है, बुल मार्केट के लिए अलग है। तो एक स्ट्रैटेजी से अगर हम काम करेंगे तो शायद पैसा बनना मुश्किल है विवेक जी। नहीं, बट आई थिंक आपने इस सेगमेंट के ऊपर में ना अच्छा काम कर रखा है। तो मुझे लगता है कि आप या आप जैसे जो लोग हैं जो इतने घुसे हुए इसके अंदर में, वो बेयर मार्केट के अंदर में भी इसमें से पैसा निकाल ही लेंगे। तो उनको पता है कि किस तरह के स्टॉक्स में बेयर मार्केट में जाना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स में बुल मार्केट में रहना चाहिए। आई थिंक द वे यू आर एडुकेटिंग पीपल ऑन ट्विटर, ऑनेस्टली मैंने इतना आपका ट्वीट नहीं देखा था जितना आज आप मेरे को दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अभी आपका ट्विटर हैंडल भी खोल के रखा था कि रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक बार थोड़ा स्टडी करूँगा आपके, पर द वर्क यू आर डूइंग ऑन ट्विटर इज़ कमेंडेबल। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और एडुकेटिंग पीपल विद पूरा ट्विटर में कहीं भी आपका कोई सर्विस नज़र आया तो इसका मतलब देयर इज़ नो इंटेंशन ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल फॉर एनीथिंग एज इफ येट। अभी तो नहीं है, बात का पता नहीं है मुझे, बट इट इज़ वेरी गुड टू लर्न this complex science from you. It is a complex science. It is not a very simple science. Looks very simple. कि ग्रोथ को एक्चुअली ग्रोथ पे कन्विक्शन बिल्ड करना और फिर हाई वैल्यू स्टॉक्स में घुसना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइंस। नो डाउट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइंस, बट हम जितना अगर माइंड में अगेन उसको कॉम्प्लेक्स करना चाहेंगे तो वो उतना कॉम्प्लेक्स दिखेगा, या अगर हम उसको सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं वो सिंपल भी दिखेगा। सिंपल भी दिखे, बराबर है एकदम। जो भी है वो हमारे दिमाग में है। मैं सबकॉन्शियस माइंड जो एक होती है, मैं उसमें काफ़ी बिलीव कर रहा हूँ। हम जो सोचते हैं हमें वो दिखता है जी। अगर मैं वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा, अगर मैं वैल्यू नहीं ढूंढना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेगा। आप मानेंगे नहीं विवेक जी, मैं पिछले 1-1.5 साल से कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल देखा नहीं है। कारण ये है कि वहाँ जो स्पीकर्स आते हैं वो थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, या वो यही बोलते हैं, सेफ खेलते हैं कि भाई वैल्यू नहीं है, थोड़ा सेफ कीजिए, सेफ कीजिए। तो जब हम ये चीज़ को बार बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो इम्प्रेशन बनता जाता है। तो हमारे सामने भी अगर वैल्यू मिले, तो क्योंकि लिए सबकॉन्शियस लेवल पे हम ये सोच रहे हैं कि यार वैल्यू नहीं है तो नहीं मिलती है। और हम अगर सोचें कि भाई वैल्यू है मार्केट में, तो चाहे जो हो जाए हम बैठेंगे उसके ऊपर और हम ढूंढेंगे वैल्यू को और निकालेंगे हम वैल्यू। मार्केट में हर चीज़ ना विवेक जी लॉजिकल नहीं होती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि साउथ इंडियन मूवीज़ में ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, अगर मैं किसी को स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, वरना ट्रोल हो जाऊँगा। लॉजिकल नहीं होता। एग्जैक्टली। मैंने एक सीन देखा था कि कोई हीरो था, वो अपनी उंगली से दीवार में ड्रिल कर रहा है, विलन गोली चला रहा है, वो उसको कैच कर रहा है और वापस से फेंक के विलन को मार रहा है, या ब्लेड से वो गोली उसकी तरफ आ रही है, वो ब्लेड से उसके 2 टुकड़े कर रहा है और 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाती है और गोली मारती है। लेकिन विवेक जी वो कंपनियां या जो मूवीज़ है वो 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। एंड इट पुश्ड बॉलीवुड टू अडॉप्ट दैट स्टाइल। तभी तो शाहरुख खान और सलमान की लेटेस्ट मूवीज चल पाई, क्योंकि उन्होंने वहाँ के स्टाइल्स को अडॉप्ट किया। एग्जैक्टली। तो हम अगर ये सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ लॉजिकल चीज़ें काम करती हैं, तो शायद हमें हमारी सोच को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा कहा। 2021 में शायद आपने सुना, क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा क्रेज आया था मार्केट में। उसमें एक था NFT करके, नॉन फंजेबल टोकन्स। उसमें हो क्या रहा था, बंदर की इमेज जो थी बेसिकली वो $1 मिलियन, $2 मिलियन, $10 मिलियन पे बिक रही थी। हमारे काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स भी जो थे वो अपने NFTs लॉन्च कर रहे थे अलग अलग। अगर आप उनका कंसेप्ट निकाल के देखो तो एट द एंड ऑफ द डे वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये रेप्लिकेबल नहीं है, ये यूनिक है और ये आपके लिए है।
बट विवेक जी बंदर की फोटो का मैं करूँगा क्या, मैं उसके लिए क्यों 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्च करूँ? ये मेरा लॉजिकल थिंकिंग था उस समय पे, लेकिन फिर भी लोग बाय कर रहे थे। हाँ, There करने was a वाले market. तो मैंने वहाँ से सीखा कि यार मैं अगर एक मेंटल ब्लॉकेज लेके चलूँगा कि यार दुनिया में सब चीज़ लॉजिकली है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊँ। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि भाई 2+2 = 4 फॉर मी, बट 2 और 2 22 भी होते हैं कुछ लोगों के लिए। वी शुड नॉट क्वेश्चन इट, वी शुड एक्सेप्ट इट। तो मार्केट में भी अगर हम इस फंडे से काम करें, हम सिर्फ अगर लॉजिकल रैशनल तरीके से काम करें, हो सकता है हम अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इलॉजिकली इन्वेस्ट करिए, बाय कीजिए। आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपनी सोच को एक्सपांड कीजिए और उसे एक्सेप्ट करिए उन चीज़ों को। I mean, the definition of logic is ever evolving. What we have learned till date, we believe that it's a logic, but we actually don't know other things which could be logical as well. So that's why we have face-to-face and other interviews. Thank you, Pratik, for this beautiful content. मजा आया। थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर सिंपल भाषा में एकदम लैंग्वेज यूज करते हुए, जैसे होता ना कि घर के बगल में एक टीचर हैं, वो आए हैं पढ़ा के जा रहे हैं, अपने वैसे ही पढ़ा है, मजा आया। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा हाँ, कि लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट इंडियाज पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, from appeasement to equity, from informal to formal, from unorganized to organized। ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो इंडिया गुजर रहा है, आज हम देख रहे हैं कि जो लीकेजेस जो इंडिया में होते थे पहले, वो बंद हुए हैं। फ्रॉम इवेजन टू कंप्लायंस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में आ रहा है, ये इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा। हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ स्टोरी जो है वो यहाँ रुकने वाली नहीं है विवेक जी। हम बहुत आगे जाने वाले हैं। हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हमें सोचना होगा। राकेश सर जैसे बोलते हैं बिग बुल, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इंडिया में बाकी लोग को जो भी बोलना वो बोलते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं सुनता हूँ, मैं अपना देखता हूँ। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, स्टडी कीजिए, पैसा बनेगा 100%। ऑलराइट, चलिए, गुड। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू अगेन फॉर दिस लवली कंटेंट। ऑलराइट दोस्तों, ये था प्रतीक सूरत से, ये थे प्रतीक सूरत से। बहुत कमिटेड हैं इस पूरे जर्नी में, शेयर बाज़ार से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं सबको। तो आप इस जर्नी में नहीं उतरें तो उतर जाइए। हमने रिस्क पे डिस्कस किया है, हमने प्रोसेस पे डिस्कस किया, सब कुछ डिस्कस किया है। अब आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपना प्रोसेस में अगर आपको लगता है कहीं ये फिट हो सकता है तो फिट करके थोड़ा दिन पेपर ट्रेडिंग करिए, थोड़ा दिन एक वर्चुअल पोर्टफोलियो रन करिए और देखिए कि क्या ये आपके लिए वर्क करता है। बिकॉज हम तो लंबे अवधि के लिए यहाँ पे मार्केट में, ऐसा नहीं कि मैं 1 साल के लिए आए, हमें तो पूरा करियर मार्केट में रखना है, पूरा लाइफ टाइम मार्केट में रखना है। तो प्रोसेस को समझ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.